ब्रेस्ट कैंसर की कहानी हीरो की जुबानी। हाथ मेरा ब्रेस्ट पे एक बार अचानक से रात को सोते टाइम गया और मेरे को कुछ हार्डनेस फील हुआ। जब हार्डनेस फील हुई तो मुझे एकदम से लगा कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। हर लेडी को पता होना चाहिए कि उसकी ब्रेस्ट नॉर्मल कैसे दिखती है, ताकि उसमें कोई भी बदलाव आए उसकी अपीयरेंस में। इंसान बचता नहीं है, दोबारा हो जाता है, ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डराती है इस बीमारी की। अगर माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पता नहीं चलता कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, तो क्या इसका उनके बच्चे पर कोई असर पड़ता है? नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जो मानसिक रूप से ना सिर्फ पेशेंट को बल्कि पूरे परिवार को झकझोर कर रख सकती है। हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की और आज की ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। हमें ये तो नहीं पता कि ब्रेस्ट कैंसर किसे होगा, कब होगा, लेकिन अगर साहस के साथ इसका सही इलाज कराया जाए तो आप इसे हरा ज़रूर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कर दिखाया है हमारी आज की स्पेशल गेस्ट मिसेस कविता शर्मा ने। मिसेस कविता, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू मैम। ब्रेस्ट कैंसर पर आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट और डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी UCMS एंड GTB हॉस्पिटल डॉक्टर नवनीत कौर। डॉक्टर नवनीत, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। शुरुआत करेंगे आज के मुश्किल सवाल से, ब्रेस्ट कैंसर की कहानी हीरो की जुबानी। मिसेस कविता, बताइए आपको ब्रेस्ट कैंसर कब हुआ और आपको इसके बारे में पता कैसे चला था? ये फरवरी फर्स्ट वीक 2023 की बात है। मिडनाइट मैं अपना हाथ मेरा ब्रेस्ट पे एक बार अचानक से रात को सोते टाइम गया और मेरे को कुछ हार्डनेस फील हुआ। जब हार्डनेस फील हुई तो मुझे एकदम से लगा कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो तभी इमीडिएट मेरे को लगा कि इसको डिले नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी डॉक्टर से बात करें, रिजल्ट आए, पता चले तो हम आगे ट्रीटमेंट शुरू करें। विद इन 2-3 डेज़ मैं डॉक्टर के पास गई, अपॉइंटमेंट लिया और उनसे जा कर के फिर जो डॉक्टर ने टेस्ट मुझे प्रिस्क्राइब करके दिए थे कि ये आपको टेस्ट कराने हैं, मेमोग्राफी, हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट, पेट स्कैन, ये सभी टेस्ट स्टेप बाय स्टेप होते हैं इस ट्रीटमेंट में। तो वो सब मैंने टेस्ट करवाए और फिर जब मैं टेस्ट करवा करके आई और उस दिन मेरे रिपोर्ट में आया कि मुझे कैंसर है। ओके, यस। डॉक्टर नवनीत, ये ब्रेस्ट कैंसर में एग्जैक्टली होता क्या है? क्या दर्द होती है या सूजन आती है या कोई निशान भी आते हैं या कुछ और? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप का महसूस होना, कोई गांठ का महसूस होना, जैसे कि कविता मैडम को महसूस हुआ। तो वो सबसे कॉमन सिम्टम है। पर इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर जो लंप है ब्रेस्ट में वो कैंसर नहीं होता, क्योंकि लोग एकदम से डर जाते हैं कि बस ये अगर महसूस हुआ कुछ तो ये इसके अलावा और कुछ नहीं है बीमारी, और डर के मारे वो हॉस्पिटल नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह से वो डिनाइल में होते हैं कि ये नहीं हो सकता मेरे को। जी जी। तो 10 में से 7 लंप ऐसे होते हैं जो कि कैंसर वाले नहीं होते। वो जो बीमारी है वो सिंपल तरीके से उसका इलाज हो जाता है, लेकिन 10 में से 3 या 4 लोगों का वो कैंसर निकलता है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो एक गांठ होने की है। इसमें दर्द भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पर आमतौर पे वो दर्द वाली नहीं होती है, और लोग यही बोलते हैं कि इसमें दर्द नहीं था तो मैंने सोचा कि ठीक ही है, कुछ दिखाया नहीं। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है कि निपल का जो शेप है वो चेंज हो जाए, या ब्रेस्ट का सिमेट्री उसमें कोई बदलाव आ जाए। तो नॉर्मल शेप हर लेडी को पता होना चाहिए कि उसकी ब्रेस्ट नॉर्मल कैसे दिखती है, ताकि उसमें कोई भी बदलाव आए उसकी अपीयरेंस में, सिमेट्री में, तो वो उसको एक साइन पकड़ कर, एक सिम्टम समझ के ओपिनियन के लिए ज़रूर जाए। और एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है निपल से डिस्चार्ज आने की, जो कि अगर ब्लड स्टेन है, अगर वो उसमें खून का रंग आ रहा है या बिल्कुल पानी है, वो कुछ खास तरह के डिस्चार्जेस हैं अगेन, जिनमें कि कैंसर का इंडिकेशन होता है। बहुत सारे डिस्चार्ज नॉर्मल भी होते हैं। तो जो सिम्टम कैंसर के हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर की ही वजह से आ रहे हों, लेकिन अगर ऐसा कुछ नोटिस होता है तो फिर डेफिनेटली उसको ओपिनियन की और चेकअप की ज़रूरत है। किस तरीके के डिस्चार्ज से हमें पता चलेगा कि अगर ऐसा डिस्चार्ज हुआ है तो ब्रेस्ट कैंसर है? हाँ, तो अगर उसमें ब्लड स्टेन है और अगर बिल्कुल पानी जैसा आ रहा है,
नहीं तो नॉर्मली थोड़ा सा पीले रंग का पानी आना, थोड़ा सा ग्रीन कलर का पानी आना, या जो लोगों ने ब्रेस्ट फीड किया होता है वो कुछ साल तक थोड़ा थोड़ा उसमें से मिल्की डिस्चार्ज भी आ सकता है। ओके। तो अगर वो डिस्चार्ज है जो कि बगैर दवाई नहीं आता, उसके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई अपने आप से डिस्चार्ज होकर कपड़े में लग रहा है और आपको दिखाई दे रहा है, तो वो थोड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। कौन सा टेस्ट करवाना होता है हमें पता लगाने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं? देखिए, टेस्ट तो डॉक्टर ही बताते हैं, राइट। तो पेशेंट अपने आप से उसको कि मैं स्क्रीनिंग करा लेता हूँ, मैं मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ, वो करा सकते हैं, लेकिन वो उससे डायग्नोसिस नहीं बनता, क्योंकि वो पहले तो क्लिनिकल जो एक डॉक्टर का असेसमेंट है उसको हाथ लगा के चेक करके, क्योंकि हर लम्प का अलग भी अपीयरेंस होता है ना, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, किसी की स्मूथ होता है, तो उसके हिसाब से जो डॉक्टर है उसको सस्पिशन होता है कि ये कौन सी वाली गांठ हो सकती है, सिंपल है या इसमें खतरे वाली गांठ है। ओके। तो वो सबसे फर्स्ट स्टेप है किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए। उसके बाद में जैसे इन्होंने बताया कि इनकी मैमोग्राफी और एक और टेस्ट होता है जिसको हम सुई से पानी लेते हैं, FNAC, और वो एक बहुत पतली सुई भी होती है और थोड़ी मोटी सुई से भी होता है, तो डिपेंड करता है कि हमको किस चीज़ का ज़्यादा सस्पिशन है। तो ये 3 चीज़ें बेसिक हैं, डॉक्टर का एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड या दोनों आप एक साथ भी होते हैं, और FNAC और बायोप्सी। तो इन तीनों के रिजल्ट से हम लोग कंफर्म कर पाते हैं कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। और कौन से तरीके हैं जिससे हम घर पर पता लगाएं कि ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं? जैसे अभी आपने बोला कि गांठ आ जाती है या डिस्चार्ज आता है, क्या और भी कुछ है? हाँ, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि हम हर लेडी को जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, ठीक है, जिनका ब्रेस्ट डेवलप हुआ और उनके टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ, उन सबको ये बोला जाता है कि अपनी ब्रेस्ट को आप खुद से एग्जामिन करिए। सो सबसे पहले तो अपनी ब्रेस्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए। कईयों का शुरू से ही साइज़ फ़र्क होगा, कई बार ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में साइज़ थोड़ा फ़र्क हो जाता है, तो वो कोई अलार्मिंग नहीं है। या कईयों के कुदरती तौर पे शुरू से ही निप्पल अंदर होते हैं, लेकिन अगर बाद में किसी स्टेज में आके एकदम से वो लगे कि ये चेंज हुआ, कि निप्पल जो बाहर था वो अंदर चला गया, तो वो अलार्मिंग है। तो अपनी ब्रेस्ट की अपीयरेंस का अवेयरनेस ज़रूरी है हर लेडी को। उसके अलावा हम लोग कहते हैं कि महीने में एक बार कम से कम ज़रूर एक सेल्फ एग्जामिनेशन, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, 3 मिनट के अंदर 3 फिंगर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ओके। तो अपनी ही फिंगर से अपने ब्रेस्ट को सही तरीके से सारे एरियाज़ को टच करके ये देखते हैं कि कोई हार्डनेस तो नहीं है। जैसे इनका सडनली मालूम पड़ा किसी दिन हाथ लगने से, पर यही चीज़ अगर ये इनको मालूम होता है कि अगर हम हर महीने अपने को चेक करते रहें, तो वो बहुत ही शुरुआत में चीज़ पकड़ में आ जाती है। तो वो हर कोई अपने आप से बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के कर सकता है। उसके बाद में अगर आपका कोई बहुत ही हाई रिस्क है, जैसे कि आपकी फैमिली में बहुत लोगों को कैंसर हुआ, या आपकी छाती में कभी कोई गांठ हुई जिसको निकलवाया गया, राइट, या आपने जिनको हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं कि अगर शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तो इन सब लोगों का जो है वो रिस्क हाई रहता है। ओके। तो उनको हम सिर्फ सेल्फ एग्जामिनेशन पे ही नहीं छोड़ते, उनको हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, स्पेशली जिनका हाई रिस्क है फैमिली में। तो सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका तो ये है कि अपने आप को खुद से एग्जामिन करके देखते रहा जाए, और कोई भी चेंज नोटिस हो तो बगैर डिले हॉस्पिटल में जाके जो भी कंसर्न डॉक्टर को आप दिखाना चाहते हैं दिखा लें। मतलब महीने में एक बार सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। और अभी आपने जिक्र किया कि जिनकी शादी नहीं हुई या जिनका कोई बेबी नहीं होता, उनके चांसेस हाई होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या कुछ अलग होता है, या कितने % चांसेस होते हैं कि वो अच्छे से मतलब वापस स्वस्थ हो जाएंगे? देखिए, ट्रीटमेंट तो सेम है, कैंसर किसी भी वजह से आ रहा हो, ट्रीटमेंट सेम है। ओके। केवल जो कितना केयरफुली उसको मॉनिटर किया जाए उसमें केवल फ़र्क होता है। जो नॉर्मल रिस्क जिसको हम बोलते हैं, जिनकी शादी टाइम से हुई है, जिनके बच्चे हैं, उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग करी है, उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनके लिए शायद खुद को अपने आप को चेक कर लेना काफ़ी है। लेकिन कोई अगर फैमिली हिस्ट्री है कि 2 घर में ब्लड मदर साइड पे या पिता की साइड पे 2-4 रिलेटिव्स का अगर कैंसर हुआ है, और ना सिर्फ ब्रेस्ट, और भी कई तरीके के कैंसर हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि मेल मेंबर में अगर उनका कोई प्रोस्टेट का या गदूद का कैंसर हुआ हो या पेंक्रियाटिक कैंसर हुआ हो, इतना याद रखने की किसी को ज़रूरत नहीं है, पर अगर फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है। सो अगर किसी की ऐसी कोई हिस्ट्री आती है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन है, शादी नहीं होना हैज़ बिकम अ कॉमन टेंडेंसी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी नहीं हुई उनको होता है, जिनकी शादी नहीं हुई वो ऑटोमेटिकली भी प्रिज्यूम कि वो बेबीज़ नहीं करेंगे। तो जो प्रैक्टिकली जिनके बच्चे नहीं होते हैं, चाहे वो शादी के बाद भी नहीं होते हैं लोगों के, या बाई चॉइस नहीं होते हैं, या शादी नहीं होने की वजह से नहीं होते हैं,
सो चाइल्ड बर्थ इज़ एक प्रोटेक्टिव चीज़ है ब्रेस्ट के लिए, क्योंकि वो ब्रेस्ट का नॉर्मल फंक्शन है जो कि उसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ अगर, तो वो उसको रिस्क को बढ़ाता है। या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, हार्मोन ट्रीटमेंट किसी वजह से लॉन्ग टाइम चला, या किसी वजह से रेडिएशन किसी एक स्टेज में हुआ, कुछ बीमारियों के इलाज में रेडिएशन यूज़ होता है। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स अगर आपकी पर्सनल हिस्ट्री में है तो उसमें सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा स्क्रीनिंग के लिए रिकमेंड करते हैं। हाँ, और जिनका बहुत ही हाई रिस्क होता है उनकी और भी तरीके की टेस्टिंग होती है, जिनको कि जेनेटिक टेस्ट वगैरह बोलते हैं, कि वो अपना वो करा लें, जेनेटिक स्क्रीनिंग करा लें कि उनमें वो वाला म्यूटेशन तो नहीं है जो कि खतरे वाला है। जिसका कि बहुत ही एक सेलिब्रेटेड एग्जांपल है एंजेलिना जोली जी। उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, जेनेटिक टेस्टिंग, उनका हाई रिस्क निकला उसमें। सो शी टुक अप अ ट्रीटमेंट जिसमें कि हम ब्रेस्ट को पहले ही निकाल देते हैं ताकि उसमें कैंसर होने की गुंजाइश न रहे। ओके। और जब डायग्नोज होता है ब्रेस्ट कैंसर तो जाहिर सी बात है महिलाओं को मेंटल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस समय आप अपने पेशेंट से क्या कहती हैं? देखिए, हम लोग एज डॉक्टर्स स्पेशली इन पब्लिक हॉस्पिटल जहाँ पर कि बहुत भीड़ है और जहाँ पर कि कोई बहुत डेडिकेटेड टाइम स्पेंड करने के लिए पेशेंट के साथ में नहीं होता जी। और स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स इस फील्ड में अभी बहुत ज़्यादा नहीं थे अब तक। अब आपको हर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट सर्जन आमतौर पे मिल जाएंगे। तो पेशेंट को हम लोग यही पहले तो बहुत ही ग्रेजुअली न्यूज़ ब्रेक करते हैं, एकदम से नहीं बता देते कि तुम्हें कैंसर है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसके बहुत सारे आई वुड से वो हैं, मेथड्स हैं ऑफ टेलिंग। कई बार फैमिली बहुत प्रोटेक्टिव होती है, वो चाहती नहीं है कि हम पेशेंट को बताएं। एज डॉक्टर्स वी वांट कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसकी क्या बीमारी है, ताकि जो भी वो फैसला ले अपनी मर्ज़ी से ले। कई बार पेशेंट नहीं जानना चाहते हैं, वो नहीं मुझे ये बता दिया कि गांठ है। आप सीधे पूछने पे भी कि आप जानना चाहते हो क्या बीमारी है, तो वो नहीं सुनना चाहते उस बात को। तो पेशेंट कितना प्रिपेयर्ड है उस न्यूज़ को लेने के लिए, उसके बेसिस पे हम पहले तो न्यूज़ ब्रेक करते हैं कि भाई ये बीमारी है। और आधी टाइम तो उनको पता होता ही है, उनकी बीमारी के हिसाब से वो इतने लोगों से बात करके आए होते हैं। तो उसके अलावा ऑब्वियसली एक बहुत सेंसिटिव सा मैटर है और कोशिश यही होती है कि वो जितना ट्रीटमेंट है प्रोसेस बहुत लंबा, पेनफुल, तो पेशेंट को जितना हम काउंसलिंग कर सकें, जितना प्रिपेयर कर सकें मेंटली उसकी इलाज के लिए। जैसे कि मैं ऑपरेशन के लिए पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसे बिठा के पूछती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ उसको डिसीजन लेने में कि आपके लिए कितना वैल्यूएबल है कि आपका ब्रेस्ट प्रिजर्व किया जाए या निकाल दिया जाए, क्योंकि वो सब तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। तो पेशेंट की वैल्यू बेस पे, उसकी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे जो ट्रीटमेंट उसके लिए बेस्ट है वो भी हमें उससे डिस्कस करके बताना होता है। तो देयर आर मेनी स्टेप्स विच गो थ्रू। पहले तो न्यूज़ ब्रेक करना, फिर क्या ट्रीटमेंट का रहेगा, वो जब सर्जरी की स्टेज आएगी तो क्या सर्जरी, वो ग्रेजुअली पेशेंट से बात चलती है। और कोशिश यही होती है कि डॉक्टर्स अपनी तरफ से जो कह सकते हैं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट और केयर गिवर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट को खुद से जानने की इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक हमारा कल्चरल वो है ना कि सब कुछ सुनने के बाद में डॉक्टर जो आपको लगता है वो बेस्ट है वो करो। तो डॉक्टर तो अपने पर्सपेक्टिव से बेस्ट करेगा, आपको क्या मैटर करता है बेस्ट वो पेशेंट ही बता सकता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों को हम कोशिश करते हैं एड्रेस करने की। आई मेक देम थ्रू देयर वैल्यूज़ कि वो क्या चाहती है लाइफ में, उसके लिए क्या स्टेज में मैटर करता है, उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट को टेलर कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी बातें करनी होती हैं। मिसेस कविता, जब आपको डायग्नोज हुआ था ब्रेस्ट कैंसर तब आपका और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? जब पता लगा, मतलब उस टाइम तो एक बार को तो जैसे होता है कि पैर तले ज़मीन निकल जाना ऐसा हुआ। बट हाँ, वो सिर्फ मेरे लिए 10 मिनट का था। 10 मिनट कुछ आंसू आए, वॉशरूम गई, ऑफिस में थी जब मेरी रिपोर्ट आई 11 o'clock मॉर्निंग में कि मेरे को कैंसर है। तो ऑफिस के वॉशरूम में गई और वहाँ थोड़ी देर रो के फिर उसके बाद फेस वॉश करके फिर सबसे पहले ये सोचा कि मेरे इस परेशानी से मेरे घर में कितने लोग परेशान होंगे। तो मैं अपना सह सकती हूँ लेकिन सबका रोना मैं नहीं देख सकती। तो मेरे घर, मैं सबसे छोटी हूँ, मायके में भी ससुराल में भी, तो सभी जगह से मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो मेरे को यही था कि मैं अगर रोऊंगी तो मुझे देख के सभी लोग रोएंगे, तो बेटर यह है कि मैं अकेले अगर हिम्मत रखूँगी तो सबको हिम्मत मिल जाएगी। तो तभी मैंने अपने घर में जो भी हैं सभी को बोल दिया था कि जो भी रो रहा हो, परेशान हो, तो वो मेरे पास मिलने मत आना। जब आपको सब बताया सबको रिपोर्ट के बारे में, तो जिसको हिम्मत देनी हो खुशी से मुझे मिलने आना हो कि कविता कुछ नहीं हुआ, जल्दी ठीक हो जाएगी,
तो वो आना मेरे को मिलने, वरना रोने वाला बंदा कोई मेरे पास मत आना, क्योंकि इलाज है इस चीज़ का, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और हिम्मत रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर परेशानी रहेंगे तो परेशानी में से कैसे हम इसका हल ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल, ऐसे टाइम पर साहस ही सबसे ज़्यादा काम आता है, सब खुद का भी और बिल्कुल, फैमिली क्योंकि का। फैमिली के सभी लोग रोने लगे, इन लॉज में भी, मायके में भी, कि छोटी है इतना खुश रहती है, लाइफ को इतना एंजॉय करती है, एकदम से क्योंकि इस बीमारी के बारे में ऐसी ऐसी बातें फैली हुई हैं कि इंसान बचता नहीं है, दोबारा हो जाता है, ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डराती हैं इस बीमारी की। लेकिन क्या उम्र थी आपकी जब आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ? मैं अप्रॉक्स 43 43। या डॉक्टर नवनीत, क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली येस, ओके। दे आर रेयर केसेस। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत छोटी उम्र में भी 12-13 साल और उससे कम उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है। मतलब चांसेस कम है, चांसेस लेकिन बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मिसेस कविता, आपका ट्रीटमेंट का फेज कैसा था? क्या क्या परेशानियां आई आपको और आपने उसे ओवरकम कैसे किया? फर्स्ट मेरा ऑपरेशन हुआ था पहले लेफ्ट ब्रेस्ट का, जिसमें मेरा कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया था, पार्टली रिमूव किया था। जितने पार्ट में मेरा कैंसर था उतना ही पार्ट रिमूव किया। सेकंड मेरे को कीमोथेरेपी दी गई, जिसमें 8 साइकिल्स ऑफ कीमो थी, एंड देन फिर मेरा रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट हुआ, तो 20 साइकिल्स ऑफ रेडिएशन थी। इसके बाद मेरे को फर्स्ट मेरा ऑपरेशन हुआ, उसमें मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और जो भी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ पूरा रहा ही उस टाइम पे। हस्बैंड का, मदर इन लॉ मेरी जो हैं वो मेरे पास उस टाइम पे, मतलब एक बच्चे की तरह उन्होंने मेरी केयर करी है, कि पास बैठा करके, जब मेरे को डिप्रेस थोड़ा सा भी परेशान होती थी तो वो बोलती थी कि बेटा तू क्यों परेशान हो रही है, अभी तो तेरे से पहले हम बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे प्रॉब्लम तेरे पास आएगी। तो उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत हिम्मत दी। प्लस फिर हस्बैंड जो हैं, हस्बैंड ने भी किया, बट वो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें कहूँगी कि इतना पैम्पर होना भी ज़रूरी नहीं है। आपको अगर ओवर पैम्परिंग मिल रही है तो आप खुद खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस स्टेज में फिर मेरे को इसी तरह से फैमिली से सपोर्ट मिला। मेरे भाई बहन सब आया करते थे मुझे मिलने के लिए, और मेरी हिम्मत को देख के कि हाँ ये तो परेशान होती ही नहीं है, तो वो लोग भी फिर ठीक रहे इस तरह से। पर कीमोथेरेपी कितनी पेनफुल थी आपके लिए? कीमोथेरेपी बिल्कुल पेनफुल होती है। पहली कीमो में हुआ मेरे को, एकदम से फीवरिश हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, आप इस तरह से ऐसे हो जाता है कि आप अपना दबाओगे तो भी दर्द होता है बॉडी में, ये ऊपर उठ जाता है आपका, तो उसमें दर्द, खाने का मन नहीं करता है, और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा मुझे नहीं हुई, लेकिन हाँ फिर भी जो थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, दर्द वगैरह रहा बॉडी में। तो ये कीमो का जो है फेज़ 5 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। 5वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। 5 दिन, मतलब 5 दिन मुझे ऐसा, मेरी मदर इन लॉ मेरे पास होती थी, तो वो मेरे को पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, करती थी खाने का, हर चीज़ का। और 5 दिन बाद मैं इतनी ठीक हो जाती थी कि मैं फिर मम्मी के लिए करा करती थी। हाँ, कि मुझे भी अच्छा लगा कि वो मेरे लिए इतना कर रही हैं, तो फिर मेरे को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसी तरह से हम दोनों मिल करके इस प्रॉब्लम को साथ साथ निकालते चले गए। और सेकंड कीमो जब हुई, तो सेकंड कीमो में मेरे बाल उतरने शुरू हो गए थे। तो बाल उतरते हैं तो तब बहुत पेन होता है, फिर आपको थोड़ा सा टेंशन भी होता है देख करके कि अब बाल उतर जाएंगे तो आप कैसे लगोगे। 2-4 दिन देख करके लगता है, फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत बाल रह जाते हैं तो उसको फिर लगता है कि आप खुद ही उतार दो। तो मैंने अपने जो मेरे बच्चे बाल थे वो भी उतार दिए थे, ताकि आगे ज़्यादा देख देख करके ना लगे कि 2-4 रह रहे हैं। डॉक्टर नवनीत, मान लीजिए अगर माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पता नहीं चलता कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, तो क्या इसका उनके बच्चे पर कोई असर पड़ता है? नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। और आमतौर पे ये कॉमन प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी के दौरान इतने चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट में कि कोई गांठ है तो वो ठीक से मालूम नहीं पड़ती है, और बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बीमारी का पता चलता है। तो पेशेंट को, बच्चे को फीड करने में कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। पर जिसको पता चल जाता है कि कैंसर है, फिर वो ऑटोमेटिकली नहीं फीड करना चाहता। और कई बार हमें कोई टेस्ट करना है, कोई हमारे को ऑपरेशन करना है, तो फिर हमें उसको बंद करना पड़ता है, लैक्टेशन को बंद करना पड़ता है, क्योंकि उस सूरत में अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि अगर उसको मालूम पड़ा तब तक वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही थी तो बच्चे को कोई नुकसान हुआ हो या उसको कोई बीमारी चली गई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, तो हमें उसके लिए मेडिसिन देने के बाद बच्चे को फीडिंग को स्विच ओवर करके जो भी उनका टॉप फीडिंग है उस पर डालकर एडवाइस करते हैं। और क्या लड़कों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है ये बात को जानना, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि किसी प्रोग्राम में, जो सोशल प्रोग्राम होते हैं उसमें बुलाया गया कि आप आगे कैंसर के बारे में बताइए, तो जैसे ही ब्रेस्ट कैंसर की बात शुरू हुई मेल उठ के बाहर चले जाते हैं। एक तो उनको लगता है कि शायद एम्बैरेसिंग है थोड़ा सा, और ये उनको नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। उनकी इंसिडेंस बहुत कम है लेडीज़ के मुकाबले, लेकिन जेंट्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। और उनका क्योंकि ज़्यादा कोई उसमें टिश्यू नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर एक फीमेल में एक ऑर्गन है जहाँ पे कि वो कुछ दिन तक ग्रो करता है। मेल ब्रेस्ट तो ऐसा कुछ साइज़ होता नहीं है, तो वो बहुत जल्दी सिस्टम में फैलता है। सो अगर उनको होता है तो वो बीमारी जो है थोड़ी सी एडवांस स्टेज में डायग्नोसिस बनता है, क्योंकि वो ही मान के चल रहे होते हैं कि हमें तो कैंसर नहीं होगा। तो क्या ट्रीटमेंट भी मेल और फीमेल का एक ही है? ऑलमोस्ट कुछ दवाइयाँ फ़र्क होंगी, क्योंकि मेल ब्रेस्ट और फीमेल ब्रेस्ट डिफरेंट है, लेकिन जो दवाइयाँ उसमें काम करती हैं सेम दवाइयाँ ब्रेस्ट कैंसर मेल के लिए भी यूज़ होती हैं। डॉक्टर नवनीत, आपको 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब तक पता नहीं आपने कितनी ही महिलाओं को इस बीमारी से बचाया होगा। कोई ऐसा पेशेंट जिसकी कहानी ने आपका दिल छू लिया हो? देखिए, पेशेंट्स की स्टोरीज़ बहुत पेनफुल होती हैं। कईयों की पर्सनल ट्रेजेडीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपको लगता है कि मतलब दिस इज़ सो अनफेयर। कोई बहुत ही यंग लड़की, बहुत सुंदर, उसको बिल्कुल ठीक है वो, और फिर एकदम से इतना एग्रेसिव डिसीज़ उसको हो जाए। पर आप अगर दिल को छूने की बात करें तो एक हमारे यहाँ बहुत कॉमन डिबेट होता है जब हम डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि कितना इलाज किया जाए, कितने की ज़रूरत है। पेशेंट को अगर 6 महीने मिल भी गए तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, कितना एक्सपेंस उसके लिए फैमिली स्पेयर करे। तो वो 6 महीने क्या मैटर करते हैं नहीं करते हैं, वो हम एज डॉक्टर्स या जिनको ये बीमारी नहीं हुई है वो शायद नहीं महसूस कर सकते। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका कि बहुत अर्ली स्टेज में ही कैंसर का डायग्नोसिस बना, ट्रीटमेंट हुआ, और उनकी बीमारी बहुत एग्रेसिव थी तो वो ठीक नहीं हुई, और उन बहुत वेल ऑफ थे, तो बहुत ही बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में सब पॉसिबल ट्रीटमेंट वो कराते रहे, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन सब कुछ चलता रहा उनका। और जब फाइनली डॉक्टर ने उनसे कहा कि सॉरी इट सीम्स थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, तो उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया एकदम से और बोला कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो पेशेंट के लिए क्या टाइम मैटर करता है, कितना इम्पॉर्टेंट है, वो स्टोरी हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम उस स्टेज में कभी है ही नहीं। हम बहुत ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं कि अगर 4 महीने की बात है तो पेशेंट को प्रिपेयर हो जाना चाहिए, है ना। पर ये सिचुएशन बहुत ही पर्सनल होती है। सो आई थिंक डॉक्टर्स को शायद जज नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते कि पेशेंट के लिए कितना मैटर करता है, कितना सर्वाइवल मैटर करता है। कई जो बहुत बुजुर्ग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि हमने सारी ज़िंदगी जी ली, तो अब हम 4 महीने या 6 महीने के लिए अपने को तकलीफ़ नहीं देंगे। तो ये बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी तो हर स्टोरी सैड है, जिसको भी बीमारी हुई अनवारंटेड, बगैर किसी वजह के, आपको लगता है कि क्या एकदम से ज़िंदगी डीरेल हो गई और पूरी फैमिली अपसेट हो गई, लाइफ के प्लान्स अपसेट हो गए, तो हम लोग को भी दुख होता है। मिसेस कविता, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए? कैंसर से पहले आपकी लाइफ कैसे थी और अब क्या बदलाव आया है? अगर मैं सही मायने में कहूँ तो मेरी कैंसर से पहले वाली लाइफ जो थी, मैं अपने लिए कम औरों के लिए ज़्यादा जीती थी, लेकिन कैंसर के बाद मैं अब अपने लिए ज़्यादा जीती हूँ और सबका भी ध्यान रखती हूँ। लेकिन हाँ, अभी मुझे टाइम की, ज़िंदगी की वैल्यू पता चल गई है कि क्या है। तो अभी भगवान ने जो भी ये सेकंड लाइफ ब्लेस की है मुझे, जितना भी टाइम मेरे पास है, मैं चाहूँगी कि उसको ज़्यादा अच्छे से जी करके जाऊँ, ताकि जाते टाइम लाइफ में कोई रिग्रेट लेके ना जाऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी जीने में कोई कमी छोड़ी है। तो अभी मैं पहले से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करती हूँ। अपना जो मन करता है, डांस करना, घूमने जाना, घर में अच्छे से रहना, जो भी है अपने मन को अब मारती नहीं। पहले फिर भी लगता था कि अभी ये भी काम रह रहा है, अभी ये भी रह रहा है, ये भी रहता है, वो भी कर लूँ, सबको खुश कर लूँ। लेकिन अभी क्या है कि खुद भी खुश रहती हूँ, तो खुद खुश रहने से सबको भी खुश कर पाती हूँ मैं। डॉक्टर नवनीत, कई अफवाहें भी हैं ब्रेस्ट कैंसर पे जो मैं चाहती हूँ आप दूर करें। कुछ लोगों का मानना है कि हेयर डाई या हेयर कलर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। क्या ये सही है? देखिए, हेयर डाई केमिकल से ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं होता, उसका कोई एसोसिएशन प्रूवन नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट में
अनहेल्दी हैं। और ये सब चीज़ें तो वन हैज़ टू मेक अ चॉइस। आजकल हर कोई हेयर डाई करना चाहता है, कोई 60 साल, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, सब लेडीज़ आपको मिलेंगी कि वो हेयर डाई करती हैं। मैंने हेयर डाई किया हुआ है फॉर दैट मैटर, तो वो तो एक हमारा लाइफस्टाइल बन गया है। लेकिन ये सब चीज़ें बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करती हैं। और नॉट जस्ट हेयर डाई, हमारे जितने भी हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, इवन प्लास्टिक्स जो हम यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरे वाली जो जिसका एसोसिएशन ब्रेस्ट कैंसर से है, वो जो हम केमिकल्स हमारे खाने की उसमें हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो कि फार्मिंग में यूज़ होते हैं या हमारी फूड चेन में वो चीज़ें आ गई हैं, वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही हैं। और स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पर कि इनका कोई रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे कैंसर का रेट बहुत बढ़ा। बहुत यंग पेशेंट्स को बगैर किसी वजह के कैंसर होने का डायग्नोसिस बनना शुरू हुआ। और कुछ हद तक हम मानते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, वो केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो हमारी फूड चेन में, हमारे उस सब में ऐड ऑन होते जा रहे हैं, वो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। सो आपके सवाल का जवाब यह है कि हेयर डाई से कोई ऐसे इमीडिएट कैंसर का रिस्क ब्रेस्ट के लिए नहीं है। और क्या टाइट कपड़े पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर पेट के बल सोते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा सब चीज़ें आई थिंक बहुत ही क्या कहना चाहिए, हाइपोथेटिकल हैं। ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि आप अपनी जो कोई भी मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं, स्पेशली अगर हार्मोन बेस्ड है, तो आप बगैर कंसल्टेशन के नहीं खाइए। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं गर्ल्स को, जैसे रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं, उसके लिए उनको हार्मोन ट्रीटमेंट चलता है। कई बार आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हार्मोन्स लेते हैं। कई बार आप मेनोपॉज के बाद में, जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद में रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट देते हैं लोग। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा रिस्क को बढ़ाती हैं। और कौन सी दवाई खानी है, नहीं खानी है, वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप से नहीं खाना चाहिए। सो मेरे ख्याल से वो ज़रूरी है। और दूसरा, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, चाहे इनका कोई बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रूवन नहीं है, लेकिन एक तरह से वो एक लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली जिससे कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहना, वेट गेन करना। तो ये चीज़ें जो हैं, इनका डेफिनेटली वी हैव एनफ रीज़न टू बिलीव, एनफ एविडेंस टू बिलीव कि इनका एसोसिएशन है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी बॉडी वेट, एक हेल्दी डाइट जिसमें कि बहुत प्रोसेस फूड नहीं हो, एंड फ्रेश डाइज, फ्रूट्स जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं, तो वो सब चीज़ें रिकमेंडेड हैं अपना फॉर एनीवन, किसी भी एक नॉर्मल पर्सन को अपना रिस्क कम रखने के लिए। डॉक्टर नवनीत, आप क्या टिप देना चाहेंगी महिलाओं को जो उनको डेली फॉलो करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए? सो आई थिंक फॉर नॉट जस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, हेल्दी लाइफस्टाइल हर चीज़ के लिए अच्छा है। आपकी मेंटल वेलबींग के लिए, आपको सब तरह की बीमारियों से दूर रखने के लिए। तो फिज़िकल एक्टिविटी, एक बेटर गुड वेट फॉर योर हाइट, वो मेंटेन करने की कोशिश। और खाने पीने में, जैसे मैंने कहा, जितना फ्रेश खाना खाया जाए उतना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों का ही ध्यान रखें। उसके अलावा अवेयर रहें। सबसे पहले तो ज़रूरत है कि आपको क्या पॉसिबल परेशानी हो सकती है उसके बारे में अवेयरनेस हो, और उसको आप फिर जानने के बाद में ये भी नहीं कि भूल गए, हाँ ठीक है, मुझे मालूम है क्या करना है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करना भी ज़रूरी है। और लोगों को एक जब डर होता है कि ये ना हो जाए, तो वो चीज़ को इग्नोर करते हैं। अभी भी मेरे पास एक लेडी आज सुबह आई, उसका कल ऑपरेशन प्लान है, और वो करीब 20 साल से उसको ब्रेस्ट में लम्प था, लेकिन वो डरती थी। खैर वो लम्प कई बार कुछ महीनों से बढ़ना शुरू हुआ, उसमें पेन वगैरह शुरू हुआ, लेकिन जब तक वो स्किन से बाहर नहीं आ गया, होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट फेल नहीं हो गया, तब तक वो डॉक्टर को दिखाने नहीं आई, क्योंकि वो डरती थी। तो डरने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो मेरे ख्याल से अगर कोई चीज़ है तो उसको फेस करना, फियर को ओवरकम के फेस करना बहुत ज़रूरी है। और एक ओपिनियन लेने से कम आप चैन की नींद सो सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यू कैन मूव ऑन, और अगर है तो उसका इलाज ज़रूरी है। उसको डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मिसेस कविता, एज अ वॉरियर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मैं तो सबको यही कहूँगी कि ये जो लाइफ है बहुत सुंदर लाइफ है। मेरी माँ कहती थी कि ये बेटा हीरा जन्म है, इसको अच्छे से जी के जाना। तो मैं यही बोलूँगी कि जो आपको लाइफ मिली है, आपको आगे नहीं मिलती है। ये इसी टाइम को जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप यूटिलाइज़ कर सको, एक सिंगल मोमेंट को एंजॉय करो। किसी भी टेंशन को लेकर के अपने आप को और परेशान मत ना करो।
वो ज़्यादा अच्छा है कि जो इतना अच्छा टाइम है उसको ही अच्छा और अच्छा बनाओ। शुक्रिया मिसेस कविता अपनी स्टोरी से हम सबको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर नवनीत आपका भी शुक्रिया हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयर करने के लिए। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।